तो हेलो गाइस, उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी। ये लाइव तो नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा नेट का इशू आ रहा था और थोड़ा एपीआई का एरर आने की वजह से लाइव नहीं है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं और रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ मैं। तो अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा केमिकल पीरियोडिसिटी, क्लास 11th यूनिट 3rd। ठीक है, तो उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो ये रहा अपना चैप्टर। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, सही है। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पे, इसको हटा दो, ये सही है। ठीक है, अब सही दिख रहा है, तो दिख रहा होगा, ये सही चल रहा है सब कुछ, मैं भी दिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पूरे स्क्रीन कर लेते हैं। तो मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा रेड से और आपके पीले कलर से और नीले से। ठीक है, 3 हाइलाइटर का यूज करूंगा, जिसमें कि जो रेड वाला रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन रहेंगी जहाँ पे रेड से रहेगा। ठीक है, तो अपन शुरू करने वाले हैं कौन सा चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो आप नोट्स अगर बोलेंगे, नोट्स बनाना चाहेंगे, वैसे तो मेरे ख्याल से नोट्स वोट्स रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है बनाने का। एनसीईआरटी पढ़िए, उसी में नोट कर लीजिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट में बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस पर क्लेन टी सीबोर्ग ने क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, द पीरियोडिक टेबल इज आर्गुएबली इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। मतलब जो पीरियोडिक टेबल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें, कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, बोथ इन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, दोनों चीजों में। ठीक है, इट इज द एवरीडे सपोर्ट फॉर स्टूडेंट। आप बिना पीरियोडिक टेबल के क्या कर सकते हो, आप बताइए। केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, जिसको पीरियोडिक टेबल आ गई उसको समझ लो केमिस्ट्री आ गई। जिसने पीरियोडिक टेबल को समझ लिया, किधर से किधर जाना है, किधर से कैसे क्या होता है, किधर से आयन बनेगा, किधर से बढ़ेगा, कौन सी चीज बढ़ेगी घटेगी, कब एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, कब बेसिक बढ़ता है, ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई यहाँ पर, तो आपके लिए केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीजें मैं आपको पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, एंड प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल केमिस्ट्री एंड रिमार्केबल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट केमिकल एलिमेंट आर नॉट रैंडम क्लस्टर इन टीपर। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं है। तो ये उन्होंने कम केमिस्ट्री के बारे में बताया है कि मतलब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का रोल प्ले क्या है अपने इन लाइफ में, या फिर केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है इसका क्या रोल है होल केमिस्ट्री में। ठीक है, ये सब बताया इन्होंने गैलेंटी सीबोर्ड ने, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चलिए अपने चैप्टर को अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, इन दिस यूनिट वी विल स्टडी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था किसका, पीरियोडिक टेबल का, वो किस तरह से हुआ। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल का जो एंड स्टैंड टुडे एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और कैसे किस तरह से चलते चलते, मतलब कि किस तरह से डेवलपमेंट होते होते मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। ठीक है, इस चीज को अपन अभी आगे समझेंगे। We will also learn how the periodic classification follow a logical consequences of the electronic configuration of atom. Finally, we shall examine some of the periodic trends in physical and chemical property of the element. मतलब कि बाद में अपन एग्जामिन किया, उसके बाद में पता लगा कि जो पीरियोडिक ट्रेंड है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, एलिमेंट की। तो अब आप एक बात सोचिए कि इतने सारे एलिमेंट हैं, पहले तो दो चार ही मिले होंगे। सबसे पहले जो है कौन से एलिमेंट मिले होंगे, मैं आपसे एक चीज पूछूं कि सबसे शुरू में, मतलब कि जब चालू नहीं हुआ होगा, जो केमिस्ट्री मतलब उस टाइम पे आई होगी, यानी 1700 1600 ईस्वी, मतलब उससे ही पहले, जितना पुराना मैं बोलूं, सबसे पहले कौन से एलिमेंट इंसान ने यानी कि होमो सेपियंस ने खोजे होंगे। ऐसे एलिमेंट के आप दो चार नाम बता सकते हैं? आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले कौन से एलिमेंट मिले होंगे, रेडियो एक्टिव तो मिलेंगे नहीं। कौन से एलिमेंट मिलेंगे जो सबसे कम रिएक्टिव होंगे, कम रिएक्टिव, जैसे कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल कौन से होते हैं, ऐसे मेटल जिनका पहले जमाने में कॉइन में यूज किया था, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। आजकल जो प्रीशियस मेटल्स बन चुके हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड के बाद में आप सिल्वर ले लीजिए, एजी। तो ये ऐसे मेटल हैं जो कि जल्दी से रिएक्ट क्या क्या नहीं होते, जल्दी से रिएक्ट नहीं होते, तो एलिमेंटल फॉर्म में रहते थे, तो ये सबसे पहले मिले होंगे। ठीक है,
तो उसके बाद में इस में फिर धीरे धीरे डिस्कवरी होती चली गई, और कुछ आजकल जो एलिमेंट मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, वो सिंथेसिस किए जाते हैं आदमी द्वारा, या फिर उसको आर्टिफिशियली ट्रांसम्यूटेशन से बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल पूछ रहा है यहाँ पे 3.1 में, व्हाई डू वी नीड क्लासीफाई एलिमेंट। हम एलिमेंट को क्लासीफाई ही क्यों करते हैं, क्या जरूरत है क्लासीफाई करने की। देखिए, कोई भी चीज अगर करते हैं तो अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जबरदस्ती बैठे हैं तो क्लासीफाई कर लें। देखिए, इससे क्या हुआ, क्लासी अगर आप कोई भी चीज को क्लस्टर में पढ़ेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा मतलब समझ में भी नहीं आएगा, उस चीज का कोई अर्थ नहीं निकलेगा पढ़ने का। ठीक है, तो क्लासीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होकर के समझेंगे उनको आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए हमको क्या है, एलिमेंट को जो है क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी। अब देखिए आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, वी नो बाई नाउ दैट द एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है, आप सभी को पता है, एलिमेंट जो है बेसिक यूनिट हैं, सब कोई भी टाइप का मैटर हो, कोई भी आप मैटर ले लीजिए, और द एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ द, इसको एक मिनट, द एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। सभी टाइप्स के मैटर के लिए क्या है कि जो एलिमेंट है वो क्या है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, इन 1800 यानी कि 1800 में लगभग कितने एलिमेंट उस टाइम पर खोजे गए थे, 31 खोजे गए थे। कितने खोजे गए थे, ये देखिए मैंने आपको बोला था, कभी कभी ये क्या है, इस टाइम पे असर्शन रीजन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो हो सकता है ये लाइनें आ जाएं, आपसे पूछ ली जाएं, ट्रू फॉल्स में पूछ ली जाए, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यहीं पर वो पूछ ले कि इन 1800 ओनली 36 दे देगा, 34 दे देगा, 30 कुछ भी दे देगा, अब एलिमेंट वर नोन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, जो मैं रेड 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 हाईलाइटर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, बाई 1865 द नंबर ऑफ आइडेंटिफाई, देखिए 65 साल के अंदर ही बाई 1865 आते आते क्या हुआ, आइडेंटिफाई एलिमेंट हैड मोर देन द डबल टू 63, यानी कि लगभग कितने हो गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए, कितने हो गए, 63 हो गए। ठीक है, 30 दूनी 60 और 2 62, यानी कि एक एक्स्ट्रा हो गया था 63, तो ऑलमोस्ट मतलब मोर देन डबल बोलेंगे, है ना, लिखा भी है मोर देन डबल। एट प्रेजेंट 114 लिखा है, यहाँ पे 117 कर लीजिए, अभी प्रेजेंट में नहीं 118 कर लीजिए, अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 118 खोजे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा पुराना डाटा दे रखा है, एनसीईआरटी की यही सबसे बड़ी समस्या है कि पूरा डाटा को वो न्यू नहीं करता है, मतलब कि कुछ पुराना चला आ रहा है सदियों से, तो वही चलता रहता है। अब सरकारी काम है, सब लटके ही रहते हैं। चलिए, हमें उस पर नहीं आना है, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो ठीक है, ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर एलिमेंट आर मैन मेड। अब देखिए, जितने थे सभी तो खोजे जा चुके हैं, अब जो हायर एलिमेंट हैं, जो हायर एटॉमिक वेट, हायर एटॉमिक मास वाले या हायर एटॉमिक नंबर वाले, अब वो सब कैसे मिल रहे हैं, वो सब मैन मेड है, मैन मेड है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब मिल तो नहीं रहे हैं, बाद में बना रहा है उनको। ठीक है, कोशिश कर रहा है कि आगे कोई अच्छा मेटल मिल जाए, या अच्छा ऐसा कोई मेटल मिल जाए जो स्टेबल हो, लेकिन अभी क्या है, जो बना रहे हैं, जो डिस्कवर्ड हैं, वो क्या है, मैन मेड वाले हैं। एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट आर कंटिन्यू, मतलब कि अभी जो एफर्ट्स, जो मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो अभी भी लगे हुए हैं नए नए एलिमेंट और एलिमेंटों को बनाने के लिए। ठीक है, अभी चल रहा है, मतलब काम रुका हुआ नहीं है, काम अभी भी चल रहा है। विद द सर्च लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट is very difficult to study individually the chemistry of these elements and their innumerable compound individually, है ना। अब इतने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इनको क्या है, पढ़ने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि इतने, अब हम अगर इंडिविजुअली सभी का अगर हम पढ़ेंगे, तो अगर मान लीजिए किस तरह से, जैसे अभी हाइड्रोजन का अलग चैप्टर है, ऐसे ही आपके पास 118 चैप्टर हो जाते अगर आपको, अगर केमिस्ट्री में अगर केवल इसी के चैप्टर हो जाते। ठीक है, 118 अलग 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 एलिमेंट के अलग अलग चैप्टर हो जाते अगर हम सबको अगर अलग अलग पढ़ते, तो इसीलिए साइंटिस्टों ने किया कि एक सिस्टमेटिक वे बनाया इनको क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे क्या था, वो सिस्टमेटिक वे ये था
कि इसको जो है क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, अब जो भी उस टाइम पे जो भी जिसके पास जितना नॉलेज था उसने अपना अपना क्या किया, ट्राई किया, किस तरह से ट्राई किया कि अपना नया बनाने की कोशिश करी किस तरह से। तो वही चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उस टाइम पे ज्यादा कुछ एलिमेंट तो थे नहीं, जितने थे उतने उन्होंने क्या की, कोशिश की उनको बांटने की। तो किस तरह से कोशिश करी, किस तरह से शुरुआत हुई, किसने शुरुआत करी, इस चीज को हम पर हम आगे देखेंगे। किस तरह से मेंडली बाय डोबिनेरा राय उन्होंने अपने ट्रेड दिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए गए, उसके बाद में टेलुरिक हेलिक्स डिकॉन कोर्टिस ने अपना जो टेलुरिक हेलिक्स जो मॉडल दिया था वो दिया था। अब ये चीज को बहुत अच्छे से अपन आराम से समझेंगे। ठीक है, और जिसको भी अभी पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में उसके बिना का कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि जब तक आप एलिमेंट के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या केमिस्ट्री के बारे में क्या जानेंगे। तो केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए, कभी भी कोई भी पूछ ले आपको आना चाहिए कि कौन से कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, कौन से ग्रुप में कौन कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, मेटलॉइड कितने हैं। ये चीजें मतलब छोटी छोटी चीजें यहाँ पर हमको जो है आनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो अभी अपन आगे पढ़ते हैं। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब शुरुआत कैसे हुई, जेनेसिस यानी कि अपनी शुरुआत कैसे हुई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ। देखिए क्लासिफ एलिमेंट को जब क्लासिफाई किया गया, ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक लॉ, उसके बाद में क्या बना, पीरियोडिक लॉ बने। पीरियोडिक टेबल आर द कंसिक्वेंसेस सिस्टमैटिक सिस्टमसाइजिंग knowledge gained by the number of scientists through their observation and experiment। जर्मन केमिस्ट जोहान डोबरनेर ने कब शुरुआत करी थी, 1800 में। ठीक है, द फर्स्ट कंसिडर आइडिया ऑफ ट्रेंड अमंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। उन्होंने सभी एलिमेंट के बीच में क्या निकाला, एक ट्रेंड निकाला, मतलब कि ये कोई भी एक ट्रेंड फॉलो करते होंगे उस टाइम पे। उन्होंने अपने जितने भी एलिमेंट थे उनको उनके अंदर उन्होंने देखा। बाई 1829 ही नोटेड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, किसने शुरुआत करी थी, फर्स्ट कंसीडर आइडिया किसका था, वो था जॉन डोबरनेर का। ठीक है, इन 1829 ही नोटेड सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। उन्होंने 3 एलिमेंट के बीच में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में सिमिलरिटी निकाली। किसने, डोबरनेर ने। उन्होंने क्या सिमिलरिटी निकाली किसमें, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बीच में। ठीक है, इस चीज को भी आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। और कितने एलिमेंट लेते थे वो, 3 लेते थे। कितने लेते थे, 3 एलिमेंट लेते थे। और एक चीज इसमें जो नहीं लिखी है अभी मैं बताता हूँ, इन ईच केस नोटिस अ मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड। ये बात की बात है। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। इन्होंने सेम ग्रुप के 3 एलिमेंट लेते, 3 ग्रुप सेम ग्रुप कैसे, मतलब कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अभी अगर हम देखेंगे अभी इस टाइम पर जो मॉडर्न पीरियोडिक सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले कौन से मिलेंगे, जो सेम ग्रुप में होंगे। तो उन्होंने सेम ग्रुप के जो एलिमेंट लिए वो कौन से लिए थे, कि मतलब सेम ग्रुप के लेते थे। अभी देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये आपको एक ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम स्टोनेशियम बेरियम ये आपको एक ग्रुप मिल जाएंगे। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आपको 17 नंबर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेम ग्रुप के हैं। यानी कि उन्होंने कौन से एलिमेंट लिए थे, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, कौन से, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने ऐसे एलिमेंटों को लिया था। फिर उन्होंने लेकर के क्या करा, उन्होंने 3 3 लिए थे। अब 3 में से जो आगे पीछे वाले हैं उनका एटॉमिक वेट जो है उन्होंने जोड़ करके और अपॉन 2 कर दिया। यानी कि जो एवरेज एटॉमिक वेट आता था वो किसका आता था, बीच वाले का आता था। ठीक है, मिडिल वाले का। तो ये यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए, ट्राई द एटॉमिक वेट अबाउट द हाफ बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू। ये देखिए, ही नोटिस दैट द मिडिल एलिमेंट
he noticed that the middle element of each triad had atomic weight about the half between the atomic weight of the other two. यानी कि जो दो एलिमेंट अगल बगल वाले हैं उनके एटॉमिक वेट जोड़ करके जो आधा आएगा वो किसका आएगा, मिडिल वाले का आएगा, एवरेज एटॉमिक। तो ये आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन बिटवीन दो द अदर टू मेंबर सिंस टोवन इन रिलेशन से रेफर टू अ लॉ ऑफ ट्रेड। इनके जो प्रॉपर्टी दी थी, इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक मतलब ट्रेड्स बनाए थे उसके, उनको क्या बोला गया, लॉ ऑफ ट्रायड्स बोला गया। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायड्स बोला गया। सीम टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट। अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा, मान लीजिए 3 ऑप्शन दे देगा इसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम, और चौथा एक और अपने से खुद दे देगा। तो आपको ये बताना रहेगा इसमें कौन सा नहीं था। ठीक है, या फिर कौन सा था कौन सा नहीं था, इस टाइप से मतलब 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अभी इनके जो अभी इसमें ये नहीं लिखा है कि इनकी जो है रिजेक्ट क्यों हुआ, क्या क्या वजह से, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इनका जो है रिजेक्ट क्यों हुआ था। वो इस वजह से हुआ था कि, एक मिनट, इनका जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ था, वो इस वजह से हुआ था क्योंकि इनके जो हैं पूरे में इनके जो लागू नहीं हो रहा था ये सभी एलिमेंट पर, कुछ कुछ पर हो रहा था। अब जैसे आप डी ब्लॉक में ले लीजिए, डी ब्लॉक में सभी, जैसे आयरन ले लीजिए, आयरन हो गया आपका, और कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो इन सब में क्या है कि ये इनके जो एटॉमिक मासेस है वो नियरली क्या है, सेम है, बस थोड़ा बहुत कम अंतर है, ना मात्र का अंतर है। तो इसमें क्या होता था कि जब अंतर ही नहीं है तो इनका आ ही नहीं सकता एटॉमिक एवरेज, तो इनके ऊपर जो है लागू नहीं होती। जैसे रथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, तो इन सब चीजों में क्या है, इनका जो है मतलब फिट नहीं बैठ रहा था इनका जो है, तो इसलिए इनको क्या है रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इनके इनके जो इन्होंने जो ट्रेंड बनाए थे, जो लॉ ऑफ ट्रायड्स है, इससे एक चीज साइंटिस्टों को समझ में आ गई थी। क्या चीज समझ में आ गई थी, वो ये थी कि एटॉमिक वेट का एटॉमिक वेट का उससे कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। किससे, उसके एटॉमिक एलिमेंट का। ठीक है, एटॉमिक वे एटॉमिक वेट का जो है रिलेशनशिप है एटॉमिक एलिमेंट के नंबर से। ठीक है, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसका जो है रिलेशनशिप किससे है, एटॉमिक वेट से है। तो मतलब कि उस हिसाब से फिर आगे जो भी आएंगे वो उसी हिसाब से सोचेंगे। अब देखिए किस तरह से उन्होंने किया। The next reported attempt to classify element was made by French geologist। अगले कौन आए, फ्रेंच के जियोलॉजिस्ट थे। कौन थे जियोलॉजिस्ट, ए ई बी डी चैन कोर्टिस। ठीक है, ए ई बी डी चैन कोर्टिस। ठीक है, ये थे। इन्होंने 1862 में क्या किया है, देखिए ईयर आपको याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे आता नहीं है। एलिमेंट इन ऑर्डर इंक्रीज एटॉमिक वेट, तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में इन्होंने नंबरों को रखा, मतलब कि एलिमेंटों को रखा। उसके बाद में मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल। इन्होंने, देखिए मैं इनको समझा देता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया कि एक, मान लीजिए ये एक पेपर है। ठीक है, ये एक पेपर है, इसको आप ऐसे मोड़ लीजिए। ठीक है, इस तरह से मोड़ लीजिए। अब इसमें आप लाइनें खींच लीजिए। ठीक है, ऐसे। तो इन्होंने कितने भागों में लाइन खींची थी, इन्होंने खींची थी लगभग इन्होंने, ये देखिए इसमें हटा दिया है, इसमें पोर्शन में पहले था। तो देखिए मैं समझा देता हूँ। उन्होंने ऐसे पैरेलल एक्सिस है, ये एक्सिस हो गई अपनी, एक्सिस के इन्होंने ऐसे लाइन खींची इसमें, इसको मतलब ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर एक लाइन खींचते गए ऐसे 45 डिग्री पर। तो ये क्या हेलिक्स बन गई है ऊपर साइड में, ऐसे मतलब 45 डिग्री ऊपर साइड में। तो ऐसे खींचते जाएंगे तो ऐसे क्या है, एक लाइन बनती जाएगी ऊपर साइड में।
तो फिर अब क्या है, पूरे जो बट गए, अब कॉलम बन गए, तो उसी में उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग जैसे जैसे वेट बढ़ रहा था उसी हिसाब से उन्होंने क्या रखा, एलिमेंट को जो है रखते गए। एलिमेंट को रखने के बाद में उन्होंने क्या किया, उसी में बांट दिया। लेकिन उनका जो है ये कंसेप्ट ज्यादा देर तक चला नहीं और इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है इनके बारे में। उन्होंने सिंपल सा एक काम किया था, तो वो जो है उनका जो है रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सिलिंड्रिकल टेबल बनाई थी जिसको टेलोरिक हेलिक्स बोला जाता था। आप बस इतना याद रख लीजिए अगर रखना है तो, नहीं तो इसमें दिया नहीं है। पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, दिस आल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। इन्होंने भी ज्यादा मतलब लोगों का जो है ध्यान जो है अपनी ओर नहीं खींच पाए। ठीक है, द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, अब उसमें आते हैं इंग्लिश के केमिस्ट यानी इंग्लैंड वगैरह के थे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। 1865 में प्रोफाउंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ही अरेंज्ड द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या किया, एक चीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ही अरेंज्ड, इन्होंने जो एलिमेंट थे उनको एटॉमिक वेट जैसे एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखते गए। जैसे ये एलिमेंट रखा, फिर ये रखा, जैसे जैसे उनका एटॉमिक वेट जो है बढ़ता जा रहा था। ही नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज। उस टाइम पे देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे कब की बात है, 1865। उस टाइम पे नोबल गैसेस का जो है वो नहीं खोजी गई थी। ठीक है, नोबल गैसेस, जब नोबल गैसेस नहीं थी तो क्या हुआ कि जैसे इन्होंने जो ट्रेंड बनाए, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाए उन्होंने, तो नोबल गैसेस तो थी नहीं। तो अभी देखिए उसका मजा आपको नीचे मिलेगा। नोबल गैस अगर होती उस टाइम पे तो इनका जो है लॉ वहीं पे फेल हो जाता, ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। लेकिन ये चल गए क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैस थी नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किस्मत अच्छी हो तो सब कुछ सही हो जाता है। तो बस ऐसा ही इनके साथ कुछ हुआ उस टाइम पर। तो एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। हर एक 8वें एलिमेंट पर जो प्रॉपर्टी है वो सेम आ रही थी किसके, फर्स्ट वाले एलिमेंट से। द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एट नोट दैट रिसेंबल द फर्स्ट ऑक्टेव ऑफ द म्यूजिक। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेव जो म्यूजिक की होती है उस टाइप से उन्होंने, जैसे सारे गामा पा धा नी सा जो है वो, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये नीचे बनी हुई है इनकी टेबल। पहले इसको देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में टेबल में आपको समझा देता हूँ। तो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कहाँ तक वैलिड हो रहा था, केवल अप टू कैल्शियम हो रहा था। इसको चीज को याद रखना है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक, कौन से एलिमेंट तक ट्रू था, ये कहाँ तक था, कैल्शियम तक था। ऑल्सो हिज आइडिया वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, फॉर हिज वर्क वाज लेटर अवार्डेड डेवी मेडल। इन्होंने जो काम किया था वो थोड़ा अच्छा लगा, तो जो रॉयल सोसाइटी लंदन की है उन्होंने इनको 1887 में क्या दे दिया, डेवी मेडल दे दिया था। पीरियोडिक लॉ इज टुडे डेवलपमेंट रशियन केमिस्ट, ये भी नई बात आ गई। अभी मैं आपको पहले एक बात ये समझा दूं लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। ठीक है, तो नीचे आ जाइए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ मैन और न्यूलैंड ऑक्टेव। ये देखिए यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे मान लीजिए आप, यहाँ पे आप लिखिए सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, और फिर जो नया सा रे गामा पा दा नी, जस्ट फिर दोबारा सा आएगा तो वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अभी देखिए यहाँ पे लिथियम दे रखा है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अभी नियोन की डिस्कवरी उस टाइम पे नहीं हुई थी, तो नहीं तो यहाँ पर इनका जो है सा के वहां पर क्या आया था, यहाँ पे सोडियम की जगह पर नियोन आ जाता। अब इनके कुछ लक अच्छा था जिस वजह से ये बच गए, और फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में फिर यहाँ पे फिर गायब है आर्गन। तो ये इस वजह से जो है ये इनका जो है ला जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव जो न्यूलैंड का जो है चल गया वो, क्योंकि बस किस्मत समझ लीजिए। उन्होंने उस टाइम पे अगर डिस्कवरी हो जाती किसकी, नोबेल गैसेस की, अभी क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया जाए कभी कि ये किस चीज की डिस्कवरी न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को खत्म कर सकती थी, अगर उनका लॉ नहीं आता,
अगर किस कौन सी एलिमेंट होते तो नोबल गैसेस होंगे इसमें आंसर में। अगर आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए इस चीज, ठीक है। अभी मैंने बहुत अच्छे समझा दिया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे गामा में किस तरह से ये इन्होंने एलिमेंट जो है फिट कर दिए थे, लेकिन इनका भी जो है ज्यादा देर तक चला नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं चला क्योंकि जो हायर मेटल्स हैं वहां पर इनका भी जो ये इनकी भी कहानी जो है खत्म होती सी नजर आई, और ये खत्म हो गई इनकी। जो बड़े मेटल्स हैं, जो हैवी मेटल्स हैं, उनमें इनका जो लॉ है वो काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी अपन कहाँ पहुंच गए, अब नए नए पीरियोडिक, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। The periodic law, as we know it today, arms it development of the Russian chemist। देखिए रशियन केमिस्ट है कौन, दामित्री मेंडलीव, और जर्मन केमिस्ट है लोथर मेयर। देखिए दोनों ने क्या किया था, दोनों ने सेम टाइम पे काम किया था और सेम वे में काम किया था। दोनों थोड़े समय का जो अंतराल था उस टाइम पे ज़्यादा कम्युनिकेशन के ज़्यादा साधन नहीं थे। हमारे जैसे आपके जैसे आज आपके पास फ़ोन है, कहीं भी तुरंत व्हाट्सएप कर दे, तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी व्हाट्सएप वगैरह की। मोबाइल नहीं था किसी के पास, ठीक है। मोबाइल तो छोड़िए, लाइट भी उस टाइम बहुत कम थी। तो मतलब कि गिने चुने इलाकों में, अब 1800-1700 की बात है तो उस टाइम पे क्या है, इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, ठीक है, आज जैसे आज डेवलपमेंट है। तो उस टाइम पे कोई भी अगर रिसर्च वगैरह कुछ भी नई चीज करता था तो वो क्या है, लोगों को पता नहीं चल पाती थी। तो पता नहीं चल पाती तो इसका कौन फायदा उठा लेता था, जैसे मान लीजिए एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ठीक है। ए ने एक डिस्कवरी करी, बी ने भी डिस्कवरी करी। मान लीजिए ए ने पहले कर ली अपनी, बहुत अच्छा, आप बोलिए तालियां बजाइए उसके लिए। लेकिन बी वाला क्या करता है, देखता है अरे इसके पास कैसे भी इसकी रिपोर्ट पहुंच गई, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा बी वाला, अरे ये अच्छा है, मुझसे अच्छे रिजल्ट इसके हैं, अब चलो एक काम करो, इसका कुछ मसाला मिला के अपने वाले में और अपना झंडा ऊंचा कर लेते हैं। किस तरह से, मतलब अपना जो रिपोर्ट है उसको अच्छा बता करके सभी लोगों में बता दीजिए, बस। तो इस टाइप से हो जाता था पुराने टाइम पे। जैसे हमारे बायो में मेंडल के साथ में हुआ था कि उनका जो है 1800 तक उनका जो पहले ही रिसर्च हो गई थी, सब कुछ पहले उन्होंने अनुमान लगा लिया, सब कुछ रिसर्च कर ली, लेकिन उनका जो रिसर्च वो है पब्लिश नहीं हो पाई। वो किस वजह से, कम्युनिकेशन के साधन ना होने की वजह से। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इस बार साफ साफ, हम आपको बताएंगे, ठीक है। वर्किंग इंडिपेंडेंटली, वर्क किया, ये यहाँ पे काम कर रहे थे, रसिया में काम कर रहे थे कौन, मेंडलीव, और लॉथर मेयर कहाँ पे काम कर रहे थे, अपने जर्मन में, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। बोथ केमिस्ट इन 1869, दोनों ने 1869 में अरेंजिंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, दोनों ने सेम काम किया। देखिए दोनों अलग अलग कोने पे बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों ने सेम काम क्या किया, एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को जमा दिया, ठीक है। एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को जमा दिया। सिमिलरली अपीयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल, मतलब जिस तरह से रेगुलर इंटरवल पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उनकी मतलब सिमिलर हो, ठीक है, उस हिसाब से। Lothar Meyer plotted the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point against atomic weight। देखिए अब जो लॉथर मेयर ने क्या किया था, पहले एटॉमिक वॉल्यूम निकाला सभी का, फिर उसका ग्राफ बनाया, ठीक है। लॉथर मेयर ने क्या किया था, उन्होंने भी ऐसा नहीं है रिसर्च नहीं करी, उन्होंने बहुत रिसर्च करी थी उस टाइम पे। तो एटॉमिक वॉल्यूम, किस तरह से एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, फिर उसका किससे ग्राफ बनाया, एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ बनाया किससे, पर सभी एलिमेंट का एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है। उनको कुछ एक ट्रेंड मिला, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा कौन सा लिया, मेल्टिंग पॉइंट लिया। अब मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से ग्राफ बनाया, वो ग्राफ जो मिला मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, वो वॉल्यूम वाले ग्राफ के एकदम सेम था, लगभग लगभग मतलब 99% जो है सेम था। ऐसा ही उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट के साथ में बनाया। अब बॉइलिंग पॉइंट वाला भी सेम था। एटॉमिक बना रहे थे किसके साथ में, एटॉमिक वेट के एक साइड, मतलब कि जैसे अगर हम बोले यहाँ पर एक साइड, जैसे उन्होंने कितने 3-4 ग्राफ बनाए होंगे। तो मान लीजिए ये अपना यहाँ पे वेट है, और यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए उन्होंने 3-4 ग्राफ बनाए, ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए वेट है,
एटॉमिक वेट है ये नीचे वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वेट ही रहेगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने इस टाइप से जो ग्राफ बनाए थे, ये देखिए 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। तो ये ग्राफ जो आए थे वो क्या थे, वो सेम आए थे उनके, किसके, इन्होंने लोथर मेयर के, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि लोथर मेयर प्लॉटेड फिजिकल प्रॉपर्टी सच एस एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट, यानी उन्होंने किस टाइप के ग्राफ बनाए थे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कोने पे समझाया है। आप इस चीज को एकदम याद रखिए कि किस किस चीज के बीच बीच में बनाए थे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है न्यूलैंड के, और उसके बाद में आइए नया यहाँ पे देखते हैं। A periodic represented pattern unlike Newland Lothar-Meyer observed a change in length then repeating pattern. By 1860 Lothar-Meyer developed a table of element closely resembled to modern periodic table. तो इसी के आधार पर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई जो कि बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है किससे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। However, his work was not published until the work of Dmitry Mendeleev. अब ये देखिए वही बात आ गई ना सामने, क्या लिखा है, वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ डेमेट्री मेंडलीव। मेंडलीव का जब तक वर्क नहीं पब्लिश हुआ उस टाइम पर उनका वर्क पब्लिश नहीं हो पाया। साइंटिस्ट हुआ जनरली क्रेडिट विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न, जो साइंटिस्ट को मिलना चाहिए था मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का क्रेडिट उसको नहीं मिला, ये सीधे सीधे ये लिखा है। The scientist who is generally credited with the development of the modern periodic table, जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला। While डोबेनेर ने इनिशिएटेड द, अब डोबेनेरियर को उन्होंने ट्रायल्स दिए तो थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी थी, किसकी शुरुआत करी थी, पीरियोडिक रिलेशनशिप की, यानी कि मतलब किस तरह से मतलब कि नए मतलब क्लासिफाई को स्टार्टिंग करी थी उसकी, ठीक है। तो अब उसके बाद में मेंडलीव के बारे में क्या बोलती है एनसीईआरटी, इट वाज मेंडलीव हु रिस्पॉन्सिबल पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। मेंडलीव ने क्या किया था, केवल उन्होंने पहली बार पीरियोडिक लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ, और उनका लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन किसके होते हैं, एटॉमिक वेट के होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, पीरियोडिक फंक्शन किसके होते हैं, एलिमेंट किसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एटॉमिक वेट के होते हैं। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं चेंज होती रहेंगी, है ना। लेकिन लेकिन ये बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उस जो मूसले ने दी थी उसमें थोड़ा ये गलत होता है, उसमें एटॉमिक नंबर आता है। तो जो मेंडलीव को क्रेडिट मिलता है किसके लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, वो गलत है। वो किसको मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था यहाँ पर अपने लोथर मेयर को, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एनसीईआरटी बोलती है मेंडलीव अरेंज द होरिजेंटल एलिमेंट होरिजेंटल रो। अभी हम इसको यहाँ पे अभी रोक देते हैं क्योंकि अभी लाइट की थोड़ा इशू है यहाँ पर। तो उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कहाँ से, मेंडलीव अरेंज, ठीक है। उसके बाद में आपको बताऊंगा, ये पूरा एक एक लेक्चर में ये हो जाएगा। फिर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ तक आपको ख़त्म करवा दूंगा, नोमेनक्लेचर साथ में उसी टाइम पे, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बाद में फिर अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है।